आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखेंगे 5। उससे पहले हम देखेंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। पहला है, रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। जो रोजगार होता है और जो सेवा होता है वो दूसरे क्या होता है, पूरक होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक जो विकास होता है वो 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र होते हैं। वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान था 18.5%, उद्योग का योगदान था 26.4% और सेवा क्षेत्र का योगदान था 55.4%। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में के 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सरकारी सेवा, एक होता है गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा उसे कहते हैं जो सरकार के अंदर में वर्क करती है या काम करती है, और गैर सरकारी जो सरकार के अंदर में काम नहीं करती है। नेक्स्ट है, रोजगार। भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन की निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई है। 14 नवंबर 2004 ईस्वी को काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 20 अक्टूबर 1980 को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2006 को नरेगा, इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा के बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल में यहाँ पे ये पूछेगा आपको कि बताइए कि नरेगा का नाम कब बदल के मनरेगा कर दिया गया। तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 2009 से। यह ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार देने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ये कैसी योजना है? रोजगार देने के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देंगे यहाँ पे कि बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो रोजगार देने में सबसे बड़ी योजना है, तो हो जाएगा वो मनरेगा। इसके अंदर साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों की रोजगार की व्यवस्था की गई है, तो 100 दिनों के अंदर। नेक्स्ट देखिए है आपके बीमारू। बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा आते हैं। ये 4 राज्य आते हैं। कौन कौन सा? बिहार आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, राजस्थान आते हैं और उड़ीसा आते हैं। ये 4 राज्य होते हैं जो बीमारू। देखिए इसी में है बीमारू। BI से हो जाएगा आपके बिहार, MA से हो गया मध्य प्रदेश, और R से हो गया राजस्थान, और U से हो गया आपके उड़ीसा। ये 4 राज्य होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार आते हैं। नेक्स्ट है, गैर आर्थिक संरचना के अंतर्गत जो गैर आर्थिक संरचना उसके अंदर शिक्षा आता है, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं आता है। नेक्स्ट है, आपके मानव पूंजी के 5 मुख्य घटक हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। इनके अलावा ज्ञान, कौशल और अनुभव भी आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। जो तीसरा क्षेत्र कहते हैं वो सेवा क्षेत्र। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल पे। नेक्स्ट है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के 5 घटक है, अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि 4 राज्य बीमारू राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन नहीं है। कौन सी? नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी जो सेवा तो वो होता है माल सेवा, अपने को सी। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है सेवाओं द्वारा। क्या होता है? सेवा द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनमें कौन सी बीमारू राज्य है? देखिए बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, और उड़ीसा भी क्या बीमारू राज्य है। इनमें से क्या आ जाएगा? सभी। ऑप्शन आएगा सभी। आप हम लोग पता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो ये थी 1989 में। अभी हम पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ? अभी पढ़े कि मनरेगा जो काम कर दिया है वो नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया है। जो मुँह पहला जो आता है वो हो गया महात्मा गांधी के नाम पे। चलिए आगे बात देखिए, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश लगन। देखिए विकासशील और एक तो विकसित। विकासशील ये देखते हैं कि जो अभी से पूर्ण तरह से विकास नहीं कर पाया है ना, वो इसका मतलब ये हुआ कि विकास विकसित की ओर बढ़ रहा है ना। वो वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कार्य करती है कृषि क्षेत्र में।
निम्नलिखित कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ये जाएंगे वित्त। विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्य करता है, वो होता है सेवा क्षेत्र। जो विकसित देश हो चुके हैं उनके जो अधिकांश भाग होते हैं वो होते हैं सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पे सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस प्रकार की सेवा को मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? देखिए, जो मौलिक शिक्षा के जो मौलिक अधिकार वो प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 जो होता है वो क्या है कि हमारे भारत सरकार ने शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए, सेवा जो क्षेत्र होता है तीसरा से कहते हैं परिवहन सेवाओं से, वाणिज्य सेवाओं से और संचार सेवाओं से। इनमें जाएगा क्या? सभी ऑप्शन डी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए, ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं, कोई भी ऊर्जा के स्रोत हैं, पेट्रोलियम है, विद्युत है, क्या जगह इनमें से सभी। मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। जो मानव पूंजी वो ज्ञान मानव का पूंजी है, कौशल जिसको स्किल बोलते हैं वो मानव की पूंजी है, अनुभव क्या मानव पूंजी, इनमें क्या जगह सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो वो है सॉफ्टवेयर। हाँ, एक कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। नेक्स्ट है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ कब किया? इसको कब किया है? अगस्त 1995 से, जिसको बोलते हैं मिड डे मील योजना बोलते हैं, जो बच्चों को स्कूल में जो खाना दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? जो सर्व शिक्षा जो आरंभ हुआ था वो 2021 ईस्वी से। नेक्स्ट है, मानव पूंजी निर्माण में मुख्य घटक हैं, इनमें सभी हो जाएंगे स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? देखिए, आउटसोर्सिंग जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित सेवाएं अपनी कंपनी से ना लेकर किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करते हैं, ऐसी सेवाओं को आउटसोर्सिंग सेवा या बड़ा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी 5 सेवा क्षेत्र: कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञापन, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, कानून सेवाएं और चिकित्सीय सेवाएं संबंधित। नेक्स्ट है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब किसी देश या राज्य के सरकारी लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में काम करवाती है और बदले में उन्हें निश्चित मासिक वेतन के रूप में देती है, ऐसी सेवा को सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त सेवा, बैंकिंग आदि सेवा को व्यापक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जो गैर सरकारी सेवा होता है, जब सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचते हैं और लोग खुद अपने प्रयास से सेवा को सृजन करते हैं, उनसे लाभान्वित होते हैं, ऐसी सेवाओं को गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे यातायात सेवा, संचार सेवा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार आदि गैर सरकारी सेवा के व्यापक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, रोजगार किसे कहते हैं? देश का मानव संसाधन जिन कार्यों से देश की उत्पादकता को बढ़ाता है और जिसे सामान्य जनता को उसकी न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि पूरी होते हैं, उन कार्यों को रोजगार कहते हैं। नेक्स्ट है, बेरोजगार। देखिए, बेरोजगार क्या होता है? ऐसे लोग जो करने योग्य हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता है या दक्षता के अनुसार उसकी पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो ऐसे तो उन्हें क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। लेकिन जो लोग स्वेच्छा से काम नहीं करता उन्हें बेरोजगार नहीं कहते। अब मान लीजिए कोई आदमी को काम मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जहाँ शारीरिक शक्ति, ज्ञान, कार्य क्षमता और कुशलता के आधार पर लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मिलता है, उन्हें सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, शिक्षा, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं और रोजगार मिलता है। ऐसे सेवा क्षेत्र सरकारी और गैर सरकारी संस्था दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देश की वे सेवाएं और सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, उन्हें आधारभूत संरचना कहते हैं। ये देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल आदि आधारभूत क्या है? ये संरचना हमारे देश की क्या है? ये आधारभूत संरचना कहलाएगी। रोजगार और सेवा क्षेत्र से क्या संबंध है? देखिए, व्यक्ति अपने ज्ञान और परिश्रम से जीविकोपार्जन के लिए धन जमा करता है। इस धन को जब पूंजी के रूप में
उपयोग करके उत्पादन के लिए निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र का जन्म होता है। रोजगार बढ़ने से सेवा क्षेत्र भी बढ़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोजगार और सेवा क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक संरचना पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी ज़्यादा विकसित होगी उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होता है। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार आते हैं। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों के इन संरचना का प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये सीधे साधे उत्पादन और लोगों की खुशहाली से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है मंदी का आधार और भारत में क्या पड़ा। मंदी का असर देखिए भारत का पूंजी बाजार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। हमारे इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियर का स्थान अव्वल है। देखिए हमारे को इंजीनियर डॉक्टर हैं है ना, क्या है हमारे यहाँ बहुत अव्वल है। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या मंदी का प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं पड़ा। इस तरह भारत की मजबूती, पूंजी बाजार, उच्च दक्षता वाले मानव पूंजी, श्रम और कृषि की प्रधानता के कारण मंदी का असर कम पड़ा। मंदी के कारण सेवा क्षेत्र कुछ प्रभावित हुआ। जो भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक दूसरे देशों में काम कर रहे थे उन्हें छटनी का रोजगार से निकाला गया। नेक्स्ट वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व का बाजार एक बाजार में बदल गया। इसके कारण विश्व के सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ और विकास हुआ। जहां श्रम करता है वर्तमान विश्व में भारतीय श्रम पूंजी का बहुत योगदान रहा है। इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवा में और अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग की नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आज भी भारतीयों का बहुत योगदान है। आज भारत का विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है। भारत अपने श्रम की मेधा शक्ति, कुशलता और कम मजदूरी के कारण आउटसोर्सिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार प्राप्त हो चुका है। मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को लिखें। देखिए मानव संसाधन के कुशल और कार्य करने के में सक्षम बनाने के लिए जिन क्षेत्रों में निवेश किया गया है उस मानव पूंजी को घटक कहते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पूंजी के मुख्य घटक हैं। इन घटकों पर ध्यान देकर मानव पूंजी को सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बीमारू राज्य। बीमारू राज्य से क्या समझते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी राज्य आते हैं। वे राज्य जहाँ आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात, परिवहन, संचार आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो उन्हें बीमारू राज्य कहते हैं। अब देखिए वैसे राज्य देखिए मानव के लिए कम से कम तो एक बिजली होनी चाहिए, सिंचाई, यातायात, परिवहन, ये सब अगर चीज़ भी उपलब्ध नहीं हो पाए तो ऐसे राज्य को हम क्या कहेंगे बीमारू राज्य। इसके अंतर्गत आते हैं 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा आते हैं। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आर्थिक विकास और रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र के द्वारा ही किसी देश की आर्थिक आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। वर्तमान समय भारत की सेवा क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% था। सेवा और रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा क्षेत्र का विस्तार जितना ज़्यादा होगा रोजगार की संभावना भी उतने ही अधिक होंगे। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इसका एक बड़ा हिस्सा युवा है और भारत के विश्व का अग्रणी युवा देश की कहा जाता है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। भारत अपने श्रम की मेधा शक्ति, कुशलता और कम मजदूरी के कारण आउटसोर्सिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है। उदाहरण सहित लिखें। नेक्स्ट देखिए तो कहा कि विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम बहुत पहले से अपना योगदान दे रहा है। अपने देश में अवसरों की कमी और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की उच्च जीवन शैली के कारण भारतीय विकसित देशों में रोजगार के लिए जाते रहे। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण विश्व एक बाजार बन गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास से सेवा क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। अब हम अपने देश में रहकर विश्व के अन्य देशों को अपनी
सेवाएं दे सकते हैं। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसका एक बड़ा हिस्सा युवा है। भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश भी कहा जाता है। हमारे देश की श्रम शक्ति कुशल और सस्ती है, इसीलिए बहुत से विकसित देश अपनी सेवाएं का आउटसोर्सिंग भारत में करते हैं, जैसे अमेरिका लेखाकरण, डाटा एंट्री, इंजीनियर्स, चिकित्सीय, कानूनी और प्रबंधन सेवाओं को भारत से आउटसोर्सिंग करता है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपने कॉल सेंटर भारत में स्थापित किए हैं। विश्व के विकसित जैसे देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन, रूस, जापान आदि देशों में तकनीकी क्षेत्र में संबंधित सेवाएं बहुत से भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक काम करते हैं। इस तरह भारत विश्व के लिए सेवा प्रदाता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जैसे काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, मनरेगा आदि। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश का बेरोजगारी की समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के देश का रोजगार की लगभग 62% लोगों ने रोजगार के मिल रहा है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है मानी जाती है। शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और श्रम की दक्षता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि इसके शहर क्षेत्र की लगभग 38% बेरोजगारी दूर हो सकेगी। नेक्स्ट है गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास के सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखें। जब सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम गैर सरकारी संसाधनों सहयोग से लोगों तक पहुंचती है, वे लोग खुद अपने प्रयास से सेवाओं का सृजन करते हैं और उनसे लाभान्वित होते हैं। तो ऐसी सेवाओं को गैर सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे यातायात सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार आदि सरकारी सेवा के व्यापक क्षेत्र हैं। इनमें से कुछ सेवाएं सरकारी और गैर सरकारी दोनों पर चलाई जाती है, लेकिन यातायात, शिक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार आदि सेवाओं का क्षेत्र इतना व्यापक है कि सरकार अकेले इन्हें चलाने में सक्षम नहीं। इन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास जरूरी धन भी नहीं है। इसीलिए गैर सरकारी संस्था इन योजनाओं का संचालन करती है। ये संस्थाएं आवश्यक निवेश कर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सेवाओं को सुधार और विस्तार करती है। इससे आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखें। किसी देश या राज्य के आर्थिक विकास का सतत प्रक्रिया है। समय के साथ उसके विकास में परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ अर्थव्यवस्था से पुरानी चीज़ें गायब हो जाती है और उनसे नई नई चीज़ें भी मांग बढ़ जाती रहती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र का विस्तार और विकास को जो हुआ, भारत जैसे देशों में कुशल श्रम को खासकर तकनीकी क्षेत्र में विकसित देशों में रोजगार मिला है। भारत का पूंजी बाजार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। हमारे इंजीनियर्स आज भी आउटसोर्सिंग में जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व के भारतीय इंजीनियर का स्थान अव्वल है। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या जनसंख्या पर मंदी का प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं पड़ा। इस तरह भारत के मजबूत पूंजी बाजार, उच्च दक्षता वाले मानव श्रम और कृषि की प्रधानता के कारण मंदी का असर कम पड़ा। लेकिन विश्व के विकसित देशों पर मंदी का बहुत प्रभाव पड़ा। उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल सका। कई संस्थान बंद हो गए। इस मंदी के कारण सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ। भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिक दूसरे देशों में काम कर रहे थे, उन्हीं घर छटनी का रोजगार के अवसर निकाले गए। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के क्षेत्र का वर्णन करें। आर्थिक विकास का मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, एक कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 67% कृषि पर आश्रित है। भारत में कृषि लोगों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। हालांकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें रोजगार के
अवसर कम होते जा रहे हैं और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाने लगी है। उद्योग क्षेत्र, रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग है। देश में औद्योगिक विकास की गति में तेजी हो जाने से इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण इसका काफ़ी विकास हुआ है। वर्तमान समय देश का सकल घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक है। नेक्स्ट आपके सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि का स्तर बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास के लिए एक साधन है और मानव पूंजी एक साधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष मानव पूंजी का निर्माण होता है। बिना मानवीय पूंजी के आर्थिक विकास संभव नहीं है। शिक्षण और प्रशिक्षण से कुशल मानव पूंजी का निर्माण होता है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, वैज्ञानिक, समाजसेवी, शिक्षक आदि। कुशल मानव पूंजी रोजगार के क्षेत्रों में जन्म देता है। कुशल मानव पूंजी से आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों का विकास होता है। भारत सेवा क्षेत्र में खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। सेवाओं के निर्यात में देश के विदेशी पूंजी का जाना बढ़ गया है। इससे रोजगार के अवसरों पर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों ये था क्लास 10th का चैप्टर 5 का इकोनॉमिक क्वेश्चन। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।